नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी जो दूसरी पाठ्य पुस्तिका है। हिंदी में आपकी 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं। सबसे पहले वसंत भाग 3 और दूसरी जो पाठ्य पुस्तिका है उसका नाम है भारत की खोज। तो भारत की खोज जो ये आपकी पाठ्य पुस्तिका है, ये एक पूरी इसमें भारत के बारे में जो ये पाठ्य पुस्तिका है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी है और पूरी पाठ्य पुस्तिका ही उनके द्वारा लिखी है। यानी कि इसमें भारत की खोज यानी कि भारत के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी वो जानते हैं, इस पाठ्य पुस्तिका को उन्होंने एक इतिहासकार के रूप में ना लिखकर एक जानकार के रूप में लिखा है। यानी कि वो आपको बताना चाहते हैं अपने अनुभव, अपनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो किस तरह से हमारे देश में जो बाहर के लोग आए या फिर जो जिन जिन लोगों का शासन हमारे देश में रहा, हमारे देश के इतिहास के बारे में, हमारे देश के पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में या और भी बहुत सारी जानकारियां जो कि हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। तो यही इसी कारण ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में लाया गया ताकि सभी इसको पढ़ सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतिहास को या भूगोल को हम सेलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लास 8 में से इसलिए पढ़ाया है ताकि आप हर चीज के बारे में जरूरी जानकारी रख सकें। तो इस पाठ में इस जो पाठ्य पुस्तिका आपकी है, इसमें हम आपका पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, अहमदनगर का किला। यानी कि कैसे अहमदनगर के किले के बारे में इसमें जो पहला पाठ है आपको बताया गया है। इसी तरह से हर चीज के बारे में आपको इस पाठ में थोड़ा थोड़ा जानकारी, इस पाठ्य पुस्तिका में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने इस पाठ्य पुस्तिका को लिखा और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का जो हमारा चैप्टर है। तो पाठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये पूरी बुक ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये समझे कि केवल आपको परीक्षाओं में पढ़ना है और नंबर लेकर आने हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको जानकारी अपने देश के बारे में रखनी है, आपको नॉलेज रखना है अपने सब्जेक्ट से, अपने देश से संबंधित, तो आपको इस पाठ्य पुस्तिका को जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बुक का यानी कि भारत की खोज जो आपकी ये दूसरी बुक है हिंदी में, और ये कक्षा 8 के लिए यानी कि कक्षा 8 के लिए हिंदी की एक पूरक पाठ्य पुस्तिका है। यानी कि ये आपके हिंदी के ज्ञान को बढ़ाती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरी जो बुक है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत जानकारी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लेंगे। और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका लेकर पढ़ सकते हैं। देखिए, सच्चे अर्थों में जो नेहरू जी हैं वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। यानी कि महात्मा गांधी जी की अगुवाई में इन्होंने आजादी की जो लड़ाई थी उसमें सक्रिय भाग लिया था और सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजाद कराया था। और उसके बाद 1947 यानी कि 1947 से 1964 तक, 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको पहले भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं। और भारत के अलावा दुनिया भर के बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष, मानववादी, राजनीतिज्ञ के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने
विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर हमेशा जो अपनी आवाज है इसे बुलंद करके रखा। यहाँ पे जो इनकी जो पाठ्य पुस्तिका है, ये जो पाठ्य पुस्तिका आपको यहाँ पर दी गई है, भारत की खोज, ये इनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। जो आपको ये पाठ्य पुस्तिका यहाँ पर दी गई है पढ़ने के लिए, पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तिका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, इसका हिंदी अनुवाद है। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 यानी कि 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने जो कारावास में बिताए थे, यानी कि देश को आजाद कराने में, आप सभी को पता है कि हमने अपने देश को आजाद कराने में हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे देश के जो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कई बार कई आंदोलनों में भाग लेकर कई बार जेल की यात्राएं की, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी प्रताड़नाएं अंग्रेज शासन की सही। तो जवाहरलाल नेहरू भी जब 1944 में जब जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास में पर गए थे, उस समय उन्होंने अहमदनगर के किले के बारे में ये जो चैप्टर है, जो आपको अध्याय 1 के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, इसको उनके द्वारा लिखा गया था। और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी ये 1946 में हुई थी, यानी कि 1946 में हुई थी। तो इस तरह अब हम इस पाठ को शुरू करेंगे। इस पाठ से जुड़ी हुई और जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता है। सबसे पहले जब आप पाठ शुरू करेंगे, इस पाठ्य पुस्तिका को जब आप लिखेंगे, अगर आपको अलग कॉपी बनानी है, इसके लिए अगर आप अलग कॉपी बना रहे हैं इस पाठ से जुड़े हुए चीजों को लिखने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आप जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय को लिखेंगे और किस तरह से उन्होंने इस पाठ्य पुस्तिका को लिखा उसके बारे में भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अहमदनगर का किला, ये जो पाठ आपको फर्स्ट चैप्टर के रूप में, अध्याय 1 के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो ये 1944 में जब जवाहरलाल नेहरू जी 5 महीने के लिए अहमदनगर किले में कारावास में थे, यानी कि जेल में थे, तो उस समय उन्होंने उस किले के बारे में यहाँ पर बातें बताई हुई हैं। इस पाठ को लिखा गया है। शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं लिख रहे हैं, तो वो बता रहे हैं अपने बारे में कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि अभी तक 1944 तक, 1944 तक जवाहरलाल नेहरू जो हैं अपने देश को आजाद कराने के लिए 9 बार जेल जा चुके हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा उन्हें परिश्रम करना पड़ा हमारे देश के महापुरुषों को अपने देश को आजाद कराने में। तो आज हम पढ़ाई करके अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके अपने देश का नाम रोशन करें, तो ये हमारी एक छोटी सी भेंट होगी अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए। तो हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमेशा अच्छे काम करने हैं, ताकि हम अपने महापुरुषों के उस बलिदान को सार्थक कर सकें। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो किस तरह से जब वो वहां पर पहुंचे, यानी कि फर्स्ट टाइम जब वो अहमदनगर के किले में पहुंचे थे, तो क्या उस समय का दृश्य था। बताते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। यानी कि उस समय शाम का समय था, रात्रि लगभग जो है संध्या लगभग हो चुकी थी, यानी कि चांद निकल आया था और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से
हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है, मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। यानी कि जब भी चांद निकलता है, यानी कि जब भी वो शुक्ल शुक्ल पक्ष का जब चंद्रमा निकलता है, पूरा जो चांद निकलता है, पूर्ण जो चांद निकलता है, उससे, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो इसी से लोग अंदाजा लगाया करते थे कि समय का। तो हर हर महीने जब वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निकलता था, तो बार बार वो उन्हें याद दिलाता था कि आज मेरे कारावास का, यानी कि आज मेरी जेल यात्रा का 1 महीना और बीत गया। और चांद, यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो बताते हैं कि चांद मेरे बंदी जीवन का, यानी कि जेल में मेरे इस बंदी जीवन का सहचर रहा है, यानी कि हमेशा मेरे साथ चलने वाला मेरा साथी रहा है। और बस मुझे वही इस बात का याद दिलाता है कि हर अंधियारे के बाद उजाला होता है। एक चांद ही ऐसा, उनको एक प्रेरणा स्रोत वहां पर जेल में है कि वो बताता है कि हर अंधियारे के बाद उजाला होता है। तो एक दृश्य यहाँ पर आपको अहमदनगर के किले का दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अहमदनगर में के किले में कितने सारे कैदी हैं यहाँ पर, और जेल की दीवार का दृश्य भी आपको यहाँ पर दिखाई दिया गया है। ये आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। और ये सन 1953, यानी कि 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर की पुनः यात्रा की, जब वो प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस समय उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने ये चैप्टर लिखा होगा, यानी कि जब वो ये सारी चीजें अनुभव कर रहे थे, तब वो इसी जेल के कैदी थे, यानी कि इसी जेल में वो रहा करते थे। लेकिन आज जब वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी गए हुए हैं, तो आज वो अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर गए हैं। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये जो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये सन 1953 की है, और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की थी, दोबारा यात्रा की थी। और यहाँ पर कुछ और चित्र आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं कि अहमदनगर के किले का वह कक्ष जहां पर 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था, ये वो कमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी उस कमरे का भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर वो 10 साल पहले जेल में जब वो कारावास बिता रहे थे, तो उन्होंने जिस कमरे में वो रहे थे, उस रूम को भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी उसका भी निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये वही कमरा है जहाँ पर अहमदनगर किले का वही कक्ष है, जहाँ पर 1942 से 45 तक जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, रूम नंबर 8, द ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग हिज, यहाँ पर क्लियर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 1942 से 1945 में। तो ये सारी चीजें आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाई गई हैं। अतीत का भार। तो अब यहाँ पर नेहरू जी अपने अतीत का भार, यानी कि अपनी जो पुरानी जो उनकी यादें हैं, पुरानी जो उनकी बातें हैं, उनको वो सोचकर यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि दूसरी जेलों की तरह है। यानी कि इससे पहले वो उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी 9वीं जेल यात्रा ये रही है। तो दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। यानी कि क्योंकि ऐसा नहीं है, जब जेल में कैदियों को रखा जाता था, तो जो बहुत ज्यादा संगीन जुर्म करके आए होते हैं, या अभी भी ऐसा होता है कि जो बहुत ही ज्यादा संगीन जुर्म करके आए होते हैं, उन्हें हमेशा लॉकअप में बंद करके रखा जाता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत कम जुर्म करते हैं, उन्हें अंदर ही काम दे दिया जाता है। यानी कि आप या तो आप बागवानी करो, या तो आप खेती करो, या आप सिलाई करो, या आप बुनाई करो, या आप दूसरे मिस्त्री मजदूर का काम करो, कोई
भी काम, ताकि आपके जीवन में, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा खाली दिमाग जो है वो हमेशा गलत विचारों को अपने अंदर समेटता है, गलत विचार हमेशा खाली दिमाग में आते हैं। तो वहां पर क्योंकि वो सुधार रहे हैं, वहां पर आप किसी भी चीज की सजा काट रहे होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो या कम जिन्होंने कुछ ऐसा गुनाह किया होता है, तो उनको वहां पर अंदर में खुला थोड़ी देर के लिए रखा जाता है दिन के समय में, और वो वहां पर काम किया करते हैं। क्योंकि नेहरू जी तो अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में गए हैं, अपने देश को आजाद कराने के लिए जेल में गए हैं। तो उन्हें भी वहां पर बागवानी करने का मौका दिया गया है। वो कहते हैं कि मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इस इनसे कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी है। अहमदनगर का जो किला है, ये ऐतिहासिक किला है, यानी कि इसमें राजाओं का शासन पहले हुआ करता था जिस समय, तो उस समय का ये किला है, ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पर अतीत के जो कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां हैं वो देखी गई है। यहाँ यानी कि यहाँ का इतिहास जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है। अगर घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत नहीं भी है, तो पर इससे जुड़ी जो एक घटना है वो आज भी याद की जाती है, और वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जो कि अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो ये जो अहमदनगर का किला है, ये चांद बीबी जो वहां की एक साहसी महिला है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अकबर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए अपनी ही सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह पर बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के कुछ और हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। जब वहां पर जेल में जब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी खेती बाड़ी के लिए वहां पर खुदाई किया करते थे, तो क्योंकि वहां की जमीन जो थी वो एक रजवाड़े की जमीन थी, यानी कि राजा का वो महल एक समय में हुआ करता था, राजा का किला वो एक समय में हुआ करता था। तो वहां पर बहुत सारी जब खुदाई करते थे, तो कई बार वो जो अवशेष थे राजमहल के, यानी कभी गुंबदों के टुकड़े, कभी दीवारों के हिस्से, तो इस तरह की चीजें वहां से हर बार कुछ न कुछ निकला करती थी। तो ज्यादा गहरा वो नहीं खोद पाए, क्योंकि दो इसके रीजन थे। सबसे पहला रीजन कि इतनी गहरी खुदाई करने की उनको यहाँ पर परमिशन नहीं थी, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना खोदा जाता है, बहुत कम इसके लिए खुदाई की जाती है। लेकिन दूसरी बात, सबसे पहले क्योंकि जो कम खुदाई होती है वो तो बहुत जो यूजफुल जो औजार होते हैं उनसे हो जाती है, लेकिन अगर गहरी खुदाई करनी है तो हमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। और अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। अभी तक जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, अभी तक तो मैं अपनी इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए खुदाई कर ही रहा था। यानी कि मैं हर बार देखना चाहता था कि क्या कुछ और नया निकलता है यहाँ से, क्या कुछ और चीजें यहाँ से नहीं निकलती है। लेकिन जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई, यानी कि संसाधन समाप्त हो गए, तो उसके बाद मैंने कुदाल छोड़कर, यानी कि खुदाई करना छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं
बना लेता, मैं उस बारे में नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, एक और दिक्कत है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता, यानी कि जब तक कलम तो मैंने उठा ली, लेकिन जब तक मैं आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से, यानी कि कुछ करके वर्तमान से अपने अनुभव का, वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं वर्तमान को, यानी कि आज के समय को अपने जीवन का एक अनुभव ना बना लूं, क्योंकि इंसान आज के लिए तो नहीं लिख सकता कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज क्या, वो हमेशा अपने अनुभवों को शेयर करता है, अपने अनुभवों को वो बताता है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी यही कह रहे हैं कि कलम तो मैंने हाथ में उठा ली, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा कर्म करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि मैं आज को, जो मेरा वर्तमान है, मैं इसको अपने अनुभव के रूप में लोगों के साथ शेयर कर सकूं, लोगों को बता सकूं। तो कहते हैं, ना ही पैगंबर की भूमिका इख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूं, और ना ही मैं कोई पैगंबर हूं कि मैं भविष्य बता सकूं कि भविष्य में ये हो सकता है, भविष्य में ये हो जाएगा, भविष्य में ये होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूं। बचा है अतीत, और केवल अभी मेरे पास बचा है लिखने के लिए मेरा अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। और अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे फिलहाल जो वर्तमान में चल रहा है इसका मुझे अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे काम बाकी हैं करने, और भविष्य के बारे में मैं पैगंबर नहीं हूं कि मैं बता सकूं, लेकिन मेरे पास एक ही चीज बचती है, मेरा अतीत, यानी कि मेरा बीता हुआ समय। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि मैं उसको भी किसी इतिहासकार यानी कि किसी विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह ही अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं, अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा हो, दोनों तरह से अभिभूत करता है। अगर जो प्रेशर है, दबाव है, और अगर वो अतीत का है, तो वो दोनों ही तरह से अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू हो जाता है, यानी कि अतीत की कभी कभी कोई ऐसी बात होती है, हमारे बीते हुए समय की कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो कि हमें जो कि क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हमें परेशान करने वाली होती है, हमारा दम घोटने वाली होती है, हमारा आज जो है उसे खराब करने वाली होती है। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। भारत और चीन की सभ्यता की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं, बहुत ही ज्यादा। आप देखेंगे कि आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आप देखिए, हम भगवान के समय से हमें सारी बातें पढ़नी होती है, हमें रामायण पढ़नी होती है, हमें महाभारत पढ़नी होती है, हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी होती है, यानी कि भगवानों के समय का, जब हमारी पृथ्वी पर ऐसा आपने बाहर कभी अमेरिका के बारे में नहीं सुना होगा, या किसी और देश के बारे में नहीं सुना होगा। ये सारी चीजें हम अपने देश में पढ़ते हैं, अपने भारत में पढ़ते हैं, कि हम इतनी ज्यादा पुरानी चीजों को भी, जो कि युगों युगों पुरानी है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं अपने इतिहास के रूप में। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ऐसी लोगों के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उलझन, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं, जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यता। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल पहले के दौरान हासिल किया था, उसकी विजय के उल्लास का,
उसकी पराजय के दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज ऐतिहासिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हो चुकी है और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानवता जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम उन लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारा रक्त, मांस, अस्थियों में समाई है और इसी की विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना हुआ है और हमारा भावी रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, बताते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि जो सारी हमारी जो पहले खोज हुई है, जो हमारे देश में, हमारे सभ्यता में ये सारी चीजें जो युगों पहले शुरू हो चुकी थी, वो अब भी जारी है, यानी कि आज भी जारी है। ये सारी चीजें हमें आकर्षित करती हैं और हमें लगता है कि हम इनके वारिस हैं। साथ ही और हमें इस बात से हमें अच्छा लगता है कि हम उस सबका भी, पूरी मानव जाति की हम साझेदार हैं। यानी कि इन सबसे भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो ये पूरी मानव जाति है, इसमें हम भी साझेदार हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगों से एकदम अलग नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों में एक विशेष रूप से एक चीज लागू होती है, जो है रक्त, मांस और अस्थियां। यानी कि ये सारी चीजें जो है इंसान में, हमारा जो देश है, चाहे हमारी जो पृथ्वी है, उसमें जितने भी लोग हैं सब एक जैसे हैं। तो बच्चों, आज जो हमने ये पाठ पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा हमें इनसे जानकारी मिलती है, बहुत ही ज्यादा हमारा ज्ञान इससे बढ़ता है। तो इस पाठ में आप, क्योंकि ये पढ़ने से आपको इसमें नॉलेज बढ़ेगी, तो आप घर पर जाइए। अभी जिसने यहाँ पर अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप घर पर जाएंगे और इस पाठ को दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छी तरीके से चीजें समझ आएंगी। हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।